नमस्कार दोस्तों। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट सर्जरी कराते हैं अपनी, और किसी भी वजह से वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है या कुछ वक्त के बाद उसमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है जिसकी हम उम्मीद लेकर सर्जरी कराते हैं। तो ऐसे ही अपने एक फैमिली मेम्बर से आज हम मिल रहे हैं जो बहुत दूर मणिपुर से हमारे पास आए हैं। इन्होंने 10 साल पहले अपनी हिप की सर्जरी कराई थी, पर कुछ समय के बाद उसमें दर्द शुरू हो गया है और अब हालत काफ़ी ख़राब है। और अब हम इनकी दोबारा सर्जरी कर रहे हैं, यानी कि रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इसमें सिर्फ समझने की बात यही है कि सर्जन हमेशा अपने पेशेंट के लिए बेस्ट करता है, बट फिर भी किसी कारण से सर्जरी अगर उतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितनी हम चाहते थे, तो आपको हिम्मत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके भी ऑप्शन हैं, रिवीजन भी हो सकता है, सर्जरी दोबारा भी हो सकती है और आप ठीक हो सकते हैं। तो इन्होंने भी ऐसी हिम्मत की है कि दोबारा सर्जरी करने के लिए डिसीजन लिया है, और आज हम इनका नॉन सीमेंटेड सिरेमिक हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। सर, आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि कैसे हुआ था, आपने सर्जरी कब कराई थी, क्यों कराई थी, और दर्द कैसे और कितने दिन के बाद शुरू हो गया? मुझे 2004 में हाँ, लेफ्ट साइड में चलने का दिक्कत हो रहा था। जी। बहुत दर्द हो रहा था। और उसी समय मैंने बहुत डॉक्टर से दिखाया, अलग अलग डॉक्टर से दिखाया, और एक्सरे भी लिया, MRI भी लिया, जी। और बहुत पेन किलर भी खाया था उस समय, और तरह तरह का विटामिन का इंजेक्शन भी दिया था, विटामिन टेबलेट भी खाया था, मगर ठीक नहीं हो रहा था। जी। और दूसरा, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग सुझाव दे रहा था मेरे को। कोई बोल रहा था कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मेरे को फिर भी ऑपरेशन करने का मन नहीं कर रहा था। बाद में मैंने एक और डॉक्टर में दिखाया, और उस डॉक्टर ने मेरा MRI को देखकर मेरे को एक हॉस्पिटल में, मेरा स्टेट की बाहर का एक हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला। जी। तो उस हॉस्पिटल में मैं गया और वहाँ पर देखा, तो वो लोग बोला तुम्हारा हिप सरफेस रिप्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। उन्होंने तो क्या डायग्नोसिस बताया, क्या बीमारी हो गई, आप क्या बताया? उस समय मैंने पूछा था, और वो बताया था कि मेरा इन्फ्लेमेशन की वजह से ये मेरा बीमारी हो रहा है। जी। तो मेरे चलने का दिक्कत जो है, और जो मेरा हड्डी के बीच में वो जो कार्टिलेज जो रहना चाहिए था, जी। वो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो बर्न आउट हो गया है। इसलिए दोनों हड्डी टकरा रहा है, मतलब जॉइंट स्पेस कम हो गया। हाँ, जॉइंट स्पेस कम हो गया। उस वजह से मेरा ये दर्द हो रहा है। इसलिए वो बोला था हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, सरफेस रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पड़ेगा। जी। तो 2 साल 2007 में फिर मेरा राइट साइड का चलने में दर्द होने लगा, और मैं 2008 में उसी हॉस्पिटल में फिर गया, और राइट साइड का भी वही सेम ऑपरेशन किया। जी। तो ऐसा 13-14 साल के बाद जी। मेरा लेफ्ट साइड जो है अपने आप थोड़ा दर्द होने लगा। जी। तो एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, और डॉक्टर ने एक्सरे लेने के लिए बोला। तो जब एक्सरे लेकर देखा, तो इसमें थोड़ा पाँव जो है थोड़ा अंदर घुस गया था। उस वजह से मैं थोड़ा दवाई खाया, और इसके बाद मेरे मन में भी ये भरोसा हो गया कि मेरा दवाई खाने से ये ठीक नहीं होने वाला है, ये कोई बीमारी नहीं है, और ये दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, इसका इलाज तो सिर्फ ऑपरेशन है। तो उस समय मेरे को थोड़ा डर लगा, क्योंकि मैं 2 बार ऑपरेशन कर चुका हूँ। जी। और मैं ऐसा जगह में रहता हूँ, वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। जी। तो जाने के लिए भी मेरे को बहुत दिक्कत होता है कि घर को छोड़कर इतना दूर तक इलाज करने के लिए जाना, और इसमें पैसा भी बहुत लगता है। जो पिछले कुछ सालों से आपको तकलीफ हो रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है? हाँ, वो
एकदम अचानक से तो नहीं हुआ है, हाँ। एकदम अचानक से तो नहीं हुआ है। वो जब मैं बैठा था उसी चेयर में वगैरह बैठा था, जब उठते समय मैं एकदम से नहीं उठ पाता था। हाँ जी, हाँ जी। उठते समय मेरे को डर होता था, और उठने के बाद पहला कदम लेने के लिए मेरे को समय लगता था। जी जी। 1-2 मिनट इंतज़ार करना पड़ता था, जैसे कि मेरा लेग जो है वार्म अप करने का ऐसे ज़रूरत पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। तब मैं 2-3 कदम चलने के बाद मैं चल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरा तकलीफ यह है कि जब बैठ जाता हूँ तो उठने में तकलीफ और पहला कदम लेने में देखा, ऐसे कर कर के मेरा दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा। रात को सोने में तकलीफ होता है, ओके। रात को इस तरफ सोऊं या उस तरफ सोऊं तो करवट लेते समय मेरे को एक मुसीबत, इतना आराम से पहले आराम से होता था, ऐसा नहीं। इस टाइम पे आपको कितना मान लो चलना चाहते हो आप, कितनी दूर चल पाते हो? मुझे ये जो है 100 मीटर 200 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर सपोर्ट के साथ चलते हाँ, हैं? सपोर्ट के साथ, छड़ी के साथ? हाँ, बिना सपोर्ट का तो चलना बहुत मुश्किल है। सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं? सीढ़ियाँ भी एक कदम लेकर मेरा शरीर के सहारे हाँ हाँ हाँ। मैं चल पाता हूँ, बिना उसका चलना ओके, मुश्किल है। ऑल राइट। तो एज ए सर्जन हमारे लिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है जब एक बार सर्जरी हो चुकी होती है तो वहाँ पर स्कारिंग होती है, और क्योंकि सर्जरी को 14-15 साल हो चुके हैं तो इसमें थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज रहेगा। बट पेशेंट बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दूर से हमारे पास आए हैं, बहुत विश्वास के साथ हमारे पास आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा है। बहुत ही अच्छे से अपना सारा एक्सप्लेन किया है, एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पेशेंट, ही अंडरस्टैंड्स। वो समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। कई बार पेशेंट तकलीफ़ में, और जब एक बार बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके होते हैं, उसके बाद वो शॉर्टकट ढूंढते हैं या सर्जरी को अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा 2 बार सर्जरी हो चुका है। 2 बार होने के बाद फिर वही तकलीफ, वही दर्द महसूस करने से उसको ठीक करने के लिए, जब इलाज के लिए जब सोचने लगता है तो उस समय बहुत मुश्किल होता है। जी। क्योंकि पहले बार जब करता है तो उसमें थोड़ा जोश रहता है, उसमें थोड़ा सपोर्ट भी रहता है, मगर आदमी बार बार ऑपरेशन करने लगा तो लोग भी थोड़ा उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो दर्द अपने आप सहन कर रहता है। तो उस समय जब ऑपरेशन के लिए जाएगा यही सोचता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, या कोई ऑपरेशन करने के बाद ये फेल ना हो जाए। अगर 2 बार कर चुका है, तीसरी बार कर रहा है, और वो तीसरी बार में अगर फेल हो गया तो दोबारा ऑपरेशन करेगा तो कैसे करेगा। यही सबसे मुश्किल सोच के दौर में गुजरता है। जी जी। पेशेंट जब रिवीजन सर्जरी के लिए आते हैं तो फाइनेंशियली और इमोशनली बिल्कुल ड्रेन्ड होते हैं, और इन पेशेंट्स को कन्विंस करना, और ये पेशेंट रिजल्ट के लिए काफ़ी स्केप्टिकल होते हैं, इनको खुद विश्वास नहीं होता इस बार कि अब की बार भी ख़राब ना हो जाए, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, एक जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। तो हम MIS टेक्निक से इनकी आज रिवीजन सर्जरी कर रहे हैं, और जो रिजल्ट होगा वो हमारे सामने होगा और हम सब शेयर करेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच। वापस जाइए। आ जाइए।
आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। पीछे होके बैठिए आराम से पूरा, उठिए। चलिए आगे तक। नहीं चल पाएंगे? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पेशेंट का जो लेफ़्ट लेग है जिसमें पेन है उसकी शॉर्टनिंग हो गई है, अबाउट आधा इंच के आसपास पैर छोटा हो गया है। दूसरी चीज़ जो पेशेंट ने हमें बताई है कि जैसे ये पैर है इसको ये सीधा मेंटेन कर लेते हैं, पर ये पैर बार बार बाहर की तरफ गिर जाता है क्योंकि ऊपर जो कनेक्शन है हिप में फीमर और एसिटाबुलम का वो लूज़ हो गया है, तो ये पैर सीधा रहने की बजाय बार बार बाहर की तरफ गिर जाता है। तो ये एक और फीचर है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द हिप। तीसरी चीज़ देखने की है कि इधर थाई मसल्स नॉर्मल हैं राइट साइड में, पर लेफ़्ट में देखिए वेस्टिंग शुरू हो गई है क्योंकि काफ़ी दिनों से पेन है पेशेंट को, पेशेंट लंगड़ा रहा है और इस पैर को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये मसल वेस्टिंग जैसे ही हम हिप की सर्जरी करेंगे, पेशेंट पेन फ्री होगा, पेशेंट नॉर्मल चलना शुरू करेंगे, ये मसल ज़्यादा यूज़ होगी, तो कुछ महीने या ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद ये मसल थिकनेस वापस आ जाएगी। अगर हिप मूवमेंट की बात करें तो राइट साइड में बिल्कुल पेन फ्री है, अच्छी मूवमेंट है, रोटेशंस हैं। अब हम लेफ़्ट में कोशिश करते हैं जितना पेन अलाउ करता है हमें। तो ये मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, पेशेंट ने होल्ड किया है क्योंकि ये पेनफुल है, तो इसलिए रोटेशन ज़्यादा नहीं हो पाती हैं क्योंकि अदरवाइज इसमें पेन हो जाता है। ये एक्सरे है सर्जरी से पहले का 2004 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड में बॉल और सॉकेट के बीच में स्पेस, जिसको हम जॉइंट स्पेस कहते हैं, ये वेल मेंटेन्ड है। बट अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो बॉल और सॉकेट के बीच में स्पेस बहुत कम हो गया है। और दूसरी चीज़ देखने की ये है कि इधर अगर देखें सॉकेट एक प्रॉपर क्लियर लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी इर्रेगुलर हो गई है क्योंकि पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस थी जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो गया है। स्टार्ट। ये है जब पेशेंट का लेफ़्ट साइड का सरफेस आर्थ्रोप्लास्टी यानी कि हिप सरफेसिंग रीसरफेसिंग हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बॉल है और ये एक सॉकेट है जिसमें एक छोटा सा ये पैग है जो फीमर नेक के अंदर आता है। पर इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हमारी जो कैप है ये और ये नेक है जिसको फीमर नेक कहते हैं, ये सेंटर्ड नहीं है, इधर कैप ज़्यादा है और इधर ऑलमोस्ट बोन को टच कर रही है। तो इसी वजह से धीरे धीरे ये जो बॉल है ये नीचे शिफ्ट होना शुरू होती है। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं नॉचिंग। ये जो कैप है ये बिल्कुल नेक के ऊपर सेंटर, यानी कि जितनी कैप इधर है इतनी ही कैप इधर होनी चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होती है। लेकिन इसमें आप देखें तो इधर बिल्कुल बोन से टच कर रही है और यहाँ कम से कम आधा इंच दूर है ये, तो इसी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है। स्टार्ट। तो ये जो कैप का सेंटरिंग वाला पॉइंट है यहाँ बड़ा क्लियर है। इनका बाद में राइट साइड का भी हिप रिसरफेसिंग हुई है। तो इसमें आप देखेंगे कि नेक, ये फीमर नेक है, इसके ऊपर ये कैप है, लेकिन यहाँ पर कैप दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि जो हमारा ये पैग है बिल्कुल सेंटर में है और इसीलिए ये जो हिप रिसरफेसिंग है इसकी बजाय ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इधर आप देखेंगे तो ये जो बॉल है, ये जो कैप है, ये नीचे आना शुरू हो गई है, जो अगले एक्सरे में और भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट। अब ये उस एक्सरे से 1 साल बाद का एक्सरे है। आप राइट में देखेंगे बिल्कुल कैप अपनी जगह मेंटेन्ड है, बिल्कुल भी इसमें पेशेंट को ना कोई पेन है ना कोई शॉर्टनिंग है और कैप शिफ्ट भी नहीं हो रही है। लेकिन इधर आप देखें नेक यहाँ तक है हमारी और कैप नीचे शिफ्ट कर गई है और उसका एंगल जो ऐसे था अभी एंगल भी चेंज हो गया है। तो इस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टनिंग है, पेन है और पेशेंट को दोबारा सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ रही है। यही एक मेन रीज़न है कि जब भी नॉचिंग होती है सर्जरी में तो ये सर्जरी फेल हो जाती है और इसी वजह से ये सर्जरी इतनी अनपॉपुलर हुई है और बाद में बंद हो गई है। स्टार्ट। तो
ये है इनका जो रिवीजन किया है हमने, ये सॉकेट नया लगाया गया है। इनकी बोन क्वालिटी काफ़ी पुअर थी क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पैर पे वेट नहीं डाल रहे थे, तो बोन काफ़ी सॉफ्ट थी। इस वजह से हमने 3 स्क्रू लगाए हैं। ये स्टेम है। लेकिन राइट में आप देखें अभी भी इनकी कैप बहुत अच्छी मेंटेन है और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सालों तक इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो सर्जरी के 48 आवर हुए हैं और सबसे पहली चीज़ है कि लेग लेंथ इक्वल हो गई है, टांग की लंबाई बराबर हो गई है। ये पहला साइन है हमारा कि हमने जो मेजरमेंट्स और जो कैलकुलेशंस की थी वो बिल्कुल ठीक थी। पेशेंट के कॉर्डिसेप्स में थोड़ी वीकनेस है, उसके लिए हम ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि मसल वेस्टिंग है लेफ़्ट साइड में, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है जो हम कराते हैं पेशेंट को। एक पिलो हम नी के नीचे रखते हैं और पेशेंट को नी प्रेस करने के लिए, टोज़ को पुल करने के लिए और हील को लिफ्ट करने के लिए बोलते हैं। ऑल द टाइम पिलो के ऊपर प्रेशर रहना चाहिए। लेग को यहाँ से लिफ्ट नहीं करना है, उससे नुकसान होता है। हमें नी से लेग को लिफ्ट करना है। रिलैक्स करें, अगेन। तो इस तरह से पेशेंट नी को प्रेस करता है, हील को लिफ्ट करते हैं, टोज़ को ऊपर की तरफ पुल करना है। तो 3 सेगमेंट है, रिलैक्स रिलैक्स। ये देखिए हमारा जो नी कैप है बिल्कुल सॉफ्ट है, मैं नी कैप को मूव कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मसल रिलैक्स्ड है। जब पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल को तो नी कैप बिल्कुल सॉलिड हो जाना चाहिए। तो पहली चीज़ नी को प्रेस करेंगे, सेकंड हील को लिफ्ट करेंगे, टोज़ को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, ऐसे 10 सेकेंड तक मेंटेन करेंगे। अब यहाँ देखिए कि जो नी कैप है इसको मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, दैट मीन्स मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टेड है। आप मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। रिलैक्स करो, एक बार रिलैक्स करो, अब करिए कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स पूरी मसल एंगेज हो रही है। इसको 100-200 टाइम्स पर डे करना है। कुछ महीनों में मसल अपने आप नॉर्मल आएगी और पेशेंट की जो चाल है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। नॉर्मल लेग में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थाई और लेग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है एक ऐसे। लेकिन जब क्वाड्रिसेप्स वीक होती है तो ये होना मुश्किल होता है। इसको करें जरा, पेशेंट को इधर प्रॉब्लम है, मसल्स वीक हैं, तो ये देखिए लेग पूरा यहाँ तक नहीं आ पाता, लेग इतना ही रह जाता है। इसी को हम एक्सटेंशन लेग कहते हैं। तो इसको इनिशियली हम सपोर्ट करते हैं, होल्ड करो यहाँ पे, होल्ड, और पेशेंट उसको होल्ड करता है जैसे उन्होंने किया, लेकिन ज़्यादा देर तक उसको मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ वीकनेस है। तो जैसे जैसे हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे एक्सटेंशन लेग कम होता जाएगा और पेशेंट ज़्यादा देर तक होल्ड करेगा। अगेन राइट साइड में देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेग और थाई बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है और पेशेंट बड़े आराम से मेंटेन कर रहा है। रिलैक्स, लेग शेक कर रही है और नीचे रह जाता है, तो हमें हेल्प करना पड़ता है पेशेंट को। पहले हम हेल्प करते हैं, पूरा एक्सटेंशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन में लेके आते हैं, पेशेंट होल्ड करता है, काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है और कुछ सेकंड में ही पैर रिलैक्स हो जाता है बिकॉज अभी पावर नहीं। चलिए पर जैसे पहले था वो नहीं है। अब कॉन्फिडेंस है पैर पे, वेट डाल पा रहे हैं पूरा। ये कल से तो आज थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक बार फिर चलेंगे। लिम्पिंग काफ़ी हद तक चली गई है, शॉर्टनिंग भी ठीक है, पेशेंट बैलेंस होकर चल रहा है। हालांकि इनको भी हमने वॉकर दिया है बिकॉज बोन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ऑस्टियोपोरोटिक है, तो फर्स्ट फ्यू वीक्स हम इनको वॉकर देंगे जैसे जैसे। तो बहुत सारे पेशेंट हमसे क्वेरी करते हैं कि हमें सरफेस रिप्लेसमेंट कराना है, हिप रिप्लेसमेंट नहीं कराना है।
सरफेस रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, टेक्निक में भी, इम्प्लांट में भी और रिजल्ट्स में भी। सरफेस रिप्लेसमेंट काफ़ी साल पहले एक नई सर्जरी के रूप में आया था और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था एक बार, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, फेलियर रेट ज़्यादा था और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते थे बॉडी में। उस वजह से वो सर्जरी अब धीरे धीरे बंद हो गई है। उसी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। स्टार्ट। ये हमारा एक नॉर्मल हिप जॉइंट है, ये बॉल है, ये नेक ऑफ फीमर है, ये फीमर बोन है, ये हमारा सॉकेट है जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। जब हम हिप की सर्जरी करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, तो हम नेक को यहाँ से काट देते हैं और इसकी जगह हम इस तरह से इम्प्लांट डाल देते हैं इसमें। आपने अगर हिप रिप्लेसमेंट के बाद एक्सरे देखा हो तो इम्प्लांट ऐसे पूरा फीमर के अंदर चला जाता है और फिट हो जाता है। एसिटाबुलम को एक सॉकेट से चेंज कर देते हैं। ये है टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो एक स्टैंडर्ड सर्जरी है। जब सरफेस रिप्लेसमेंट करते थे, जब सरफेस रिप्लेसमेंट या सरफेस आर्थ्रोप्लास्टी जिसको कहते हैं, तो उसमें हम नेक को यहाँ की बजाय यहाँ से काटते थे। इस तरह से इतनी बोन को हम प्रिजर्व कर लेते थे और इस बॉल को हटा देते थे। इस बॉल की जगह एक स्टील की बॉल ऐसे लग जाती थी जो इस मेटल के थ्रू बोन के अंदर फिक्स हो जाती थी। और इसी तरह जैसे हिप रिप्लेसमेंट में सॉकेट लगती है, वो सेम इसी तरह से लगती थी। ये सर्जरी क्यों फेल हुई, इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स में, जैसे ये पेशेंट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही हुआ कि अगर ये डिस्टेंस फीमर, नेक और इस कैप के बीच का डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो ये सॉकेट जो है, ये जो कैप है, नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। थोड़े दिनों बाद जब एक्सरे करते हैं तो ये जो कैप है ये नीचे आ जाती है ऐसे और ये लूज हो जाती है। तो जैसे जैसे ये कैप नीचे आती है, ये लूज हो जाती है, पेनफुल हो जाती है और इसी वजह से ये सर्जरी फेल हो जाती थी। पेशेंट का पैर छोटा हो जाता था, पेशेंट को चलने में लंगड़ाहट होती थी। और दूसरी चीज़ जो ये थी कि इसमें दोनों तरफ मेटल होता है, इधर भी मेटल होता है और सॉकेट में भी मेटल होता है। जब मेटल एक मेटल के ऊपर फ्रिक्शन करता है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उसमें कुछ मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ डिपॉजिट हो जाते थे और उससे भी कई बार पेशेंट को दिक्कत आती थी। तो ये दो मेन रीज़न थे जिस वजह से सरफेस आर्थ्रोप्लास्टी धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन हो गई है और आजकल ये सर्जरी लगभग ना के बराबर की जाती है।